गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स में डेटा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। और उसके बाद मैंने बताया था सीपीयू के बारे में और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले समझते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। कंप्यूटर में जितने भी दिए हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली सी बट कैन नॉट टच, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे विंडोज 7 है, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट का देखिए फ़ोटो बना हुआ है, MS वर्ड का है, ये पावर पॉइंट का है। तो ये सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कंप्यूटर में आपको जितने भी चीज़ दिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे जो भी प्ले हो रहा है, जैसे MS पेंट ओपन करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर है। उसे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि ये प्रोग्राम होता है ना। और सॉफ्टवेयर को देखिए यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये देखिए समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है सॉफ्टवेयर, जिसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बांटा गया है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भाग में अलग किया गया। तो सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। देखिए यहाँ पर बताया गया। अब एप्लीकेशन को 4 भागों में बांटते हैं और सिस्टम को 3 भागों में बांटते हैं। इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वर्ड पैड, ये इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। यानी जिस पर हम लोग कोई वर्क करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया तो उस पर हम कोई काम करते हैं, लेटर टाइपिंग, एप्लीकेशन टाइपिंग। तो इस तरह के जो भी काम होता है वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई काम करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी कोई इसी तरह का पेंटिंग्स का काम करते हैं। वर्ड पैड में भी हम लोग टाइपिंग का काम करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, जब भी आप कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर जब ख़रीदते होंगे तो उसमें फर्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 हो सकता है, विंडोज़ 10 हो सकता है, या फिर कोई लाइनेक्स हो सकता है। तो कोई भी आप मोबाइल भी ख़रीदते होंगे तो उसमें फ़र्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ रहता है, जैसे एंड्रॉयड होता है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ था और यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडोज 7 है, MS डॉस है, तो ये सभी जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका अगर डिफाइन यहाँ पर देना है तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। यानी आपके जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब है कि पूरी तरह से सेट, अर्थात यानी कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU, पूरे वर्किंग कंडीशन में वो आपका कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। तो उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल्स करने का जो काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है
उसमें कोई भी हो सकते हैं, जैसे यूनिक्स हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है, विंडोज़ 7 हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे वर्जन भी आते हैं, जैसे विंडोज़, किसी किसी कंप्यूटर में विंडोज़ 10 भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सब वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड यूजर्स प्रॉब्लम, यानी कि आपके कंप्यूटर्स में जितने भी तरह के, अब जैसे किसी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं तो वो किसी न किसी मदद से, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मदद से वो काम कर रहा है, तब जा कर के आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। सपोज मान लिया हम MS पेंट यूज कर रहे हैं, तो MS पेंट तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर किसी भी तरह से वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है CUI और एक होता है GUI। तो अब यहाँ पर अंतर हमको समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। तो यहाँ पर देखेंगे CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो पहले जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तो उसमें CUI सिस्टम होता था, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये होता था कि एक बार में हम एक ही काम कर सकते थे कंप्यूटर में, बट अब के समय में ऐसा नहीं है। अब के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें हम कई वर्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो वर्क कर सकते हैं उसके हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि MS-DOS चलता था, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ के आने से पहले। तो MS-DOS में क्या होता था ना, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, वो सिर्फ एक बार में एक ही काम करता था। अब इसे आप कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आप सिर्फ रन कर सकते थे, दूसरा काम करना होता था, पहले उसे बंद करते थे फिर उसके बाद दूसरा काम करते थे। बट अब क्या ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर में कोई भी तरह से मिनिमाइज करके कोई भी दूसरा काम भी कर सकते हैं, जैसे गाना प्ले कर सकते हैं, या फिर कोई ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी 2 या 3 5 10 प्रोग्राम हम एक साथ चला सकते हैं। तो विंडोज़ में ये खासियत होती है, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, चाहे कोई भी वर्जन हो गया, तो इसीलिए इसे GUI सिस्टम्स कहा जाता है, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलरली कॉल्ड डॉस। यहाँ पर डॉस जो है ये पॉपुलरली है, यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलरली कॉल्ड डॉस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसा कि अभी हमने बताया कि डॉस जो था पहले चलता था, अब नहीं चलता है, अब ये 1995 के बाद आना बंद हो गया, कंपनी ने इसे बनाना बंद कर दिया। तो MS-DOS इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो था डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता था, यानी एक बार में एक ही काम करता था। लेकिन अब के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं सभी GUI सिस्टम पर काम करता है। चलिए देखते हैं अगला पेज। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडोज़ जितने भी है, विंडोज़ 95 से शुरू हुआ था, 95 से लेकर के अभी विंडोज़ 8, यानी कि यहाँ तक विंडोज़ 8 तक दिया गया, जबकि विंडोज़ 10 भी आ गया, विंडोज़ 13 भी आ गया, और अभी विंडोज़ हाल में लॉन्च हुआ विंडोज़ 21 भी लॉन्च हो चुका है। आपके पास आने में बहुत समय लगेगा अभी थोड़ा। तो अभी हम लोग जो लेटेस्ट यूज करते हैं वो विंडोज़ 10 यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि बताया गया है विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है, यानी एक साथ हम इसमें कई तरह के काम कर सकते हैं। मन हुआ सॉन्ग प्ले करना है, सॉन्ग प्ले कर दीजिए, कोई वर्क कर रहे हैं MS पेंट पर, MS पेंट से मन भर गया फिर आप MS-DOS MS वर्ड ओपन कर दीजिए, मतलब किसी भी तरह का आप एक साथ 2 या 3 मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं आराम से इसमें, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, फिर विंडोज़ 2000, विंडोज़, मतलब जैसे जैसे इसका वर्जन आते गया वो वर्जन यहाँ पर दिखाया गया। अब यहाँ पर देखिए बताया द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ 8 विंडोज़ 8, जबकि विंडोज़ 8 नहीं है, विंडोज़ 10 है, ये ओल्ड बुक है इसलिए यहाँ पर विंडोज़ 8 बताया गया,
लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम वगैरह में आएगा तो आप यहाँ विंडोज़ 10 लिखेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो यूज़ हो रहा है वो विंडोज़ 10 यूज़ हो रहा है, ना कि विंडोज़ 8 यूज़ हो रहा है। विंडोज़ 8 अब बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया, अभी भी चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अगर यहाँ पर बात आ जाएगी तो आप विंडोज़ 10 आप लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कि द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र इन परफॉर्मिंग ए सर्टेन टाइप ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि वैसे सॉफ्टवेयर जिस पर हम लोग सर्टेन टाइम में वर्क करते हैं। वर्क करने का मतलब है कि जैसे MS पेंट ओपन किए हैं तो हम जान रहे हैं कि MS पेंट में क्या करना है, किसी भी तरह का फ़ोटो बनाना है या कोई पिक्चर बनाना है, तो वो जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें पता है कि किसी तरह एप्लीकेशन टाइपिंग करना है या कुछ शेप्स वगैरह बनाना है, वर्ड आर्ट के ज़रिए कुछ बनाना है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, MS पेंट हो गया। तो जिस पर हम लोग वर्क करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए बताया गया है अगला लाइव वेयर के बारे में। तो लाइव वेयर जो होता है यहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर पर जो हम काम करते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, लाइव वेयर हो गया। द वर्ड लाइव वेयर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एंड वेयर। ये दो वर्ड से बना हुआ है जिसको कहते हैं लाइव एंड वेयर। लाइव का मतलब बिल्कुल एकदम जो लाइव जो क्लास होता है उस तरह से, एंड वेयर यानी कि कर्म, यानी लाइव प्लस वेयर। इट रिफर्स टू ह्यूमन बींग्स, दैट इज प्रोग्रामर्स, ऑपरेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कंप्यूटर्स यूजर्स हु प्रोग्राम, ऑपरेट, मेंटेन एंड यूज़ कंप्यूटर्स फॉर वेरियस फंक्शंस। यानी कि जब हम कोई वर्क करते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामर्स या एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो लाइव वेयर कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, लाइव वेयर हो रहा है। ठीक है। अब अगला यहाँ समझेंगे स्टूडेंट्स कि मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होता है। अब जैसे हर किसी में मेमोरी होता है, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ब्रेन में उसको स्टोर रखते हैं, याद करके रखते हैं, तो कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है। और मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क के रूप में होता है, हो सकता है कैश मेमोरी के रूप में हो सकता है, रैम रोम के रूप में हो सकता है, पेन ड्राइव हो गया इंटरनल। और इसी मेमोरी को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। दो भागों में बांट करके पढ़ने का मतलब है कि एक एक्सटर्नल मेमोरी हो जाता है जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और एक यहाँ पर देखिए बताया गया होगा, है ना, यहाँ पर देखिए मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। थोड़ा सा इसको मैं जूम कम कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जानेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि दिस मेमोरी इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी of the computer, but CPU does not interact directly with this memory. Data transfer to and from the secondary memory. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया पहले, प्राइमरी मेमोरी बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। रैम रोम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम आपके कंप्यूटर में वो लेता है। जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो सेव करने से पहले क्या होता है, वो ना को प्राइमरी मेमोरी पर रहता है, और सेव करने के बाद वो फिर सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पर आप मान लिया जाए क्योंकि कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन जब तक टाइप आप कर रहे हैं तो वो रैम पर स्टोर है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना कि परमानेंटली नहीं होता है। अगर इसी बीच लाइन अगर कट गया या लाइन फ्लैक्चुएट हो गया, कंप्यूटर किसी कारण से बस बंद हो गया आपका कंप्यूटर, तो वो क्या होता है कि आपका डेटा ख़त्म हो सकता है, वहाँ पर वो स्टोर नहीं रहता। ठीक है, तो अगर जब हम उसको सेव कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, तो वो क्या होता है कि परमानेंटली सेव हो जाता है। फिर आपका कंप्यूटर बंद भी अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका डेटा जहाँ तक आपने सेव किया था वहाँ तक वो रहता ही है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्राइमरी मेमोरी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, यानी प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रोम और दूसरा होता है रैम।
तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेमोरी बताया गया, एक इसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इस डायग्राम की मदद से आप समझेंगे। तो वोलाटाइल मेमोरी जो होता है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसको रीड ओनली मेमोरी रोम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर एक फिगर भी बना करके बताया गया है कि रोम किसे कहते हैं, रैम किसे कहते हैं। तो रोम जो हो गया कि इट इज़ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी एज इट डज नॉट लॉसेस द कंटेंट्स इवन इफ द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। रोम में क्या होता है ना कि अगर ये परमानेंटली फिक्स किया हुआ रहता है, कंपनी के द्वारा ही इसमें फिक्स करके ही भेजा जाता है कि आपका इसमें डेटा फिर लॉस नहीं होता है। अगर लाइन कट भी गया या फिर किसी भी तरह से बंद हो गया कंप्यूटर, तो रोम का जो डेटा होता है वो मतलब लॉस नहीं होता है, जबकि रैम का डेटा जो होता है वो फ्लैक्चुएट करने पर लाइन वो बंद हो जाता है, आपका डेटा ख़त्म हो जाता है। तो रैम को हम बदल सकते हैं, रैम को हम चेंज कर सकते हैं, रोम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स रहता है मदरबोर्ड में ही। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है सीपीयू के अंदर जो लगा होता है उसमें फिक्स रहता है, और ये कंपनी के द्वारा ही इनबिल्ट किया हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पर बताया कि रोम हैज़ सम परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन इट विच हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, इसमें सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है पहले से। अगर ये रोम ना रहे तो आपका कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई डिवाइस नहीं रहेगा और कंप्यूटर आपका स्टार्ट भी नहीं होगा। इसलिए ये कंपनी के द्वारा ही इनबिल्ट करके पहले से ही दिया जाता है। जबकि रोम हम अलग से भी लगा सकते हैं और मदरबोर्ड में लगा हुआ भी रहता है। इसको हम इसका पावर हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कम जीबी का मेमोरी भी लगा सकते हैं, ज़्यादा का भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा का लगाते हैं तो और हमारा कंप्यूटर अच्छे से चलता है, स्मूथली चलेगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रीड राइट मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए रीड और राइट, अब जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को बनाते हैं तो वो रीड और राइट कर सकते हैं, रैम में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटेन इनटू द रीड फ्रॉम रैम, इट इज़ टेम्प्रोरी मेमोरी एंड द इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड इन इट टिल द पावर सप्लाई ऑन। अगर पावर सप्लाई ऑन है तब तक ये वर्क कर रहा है, जब पावर सप्लाई बंद हो गया तब तक ये स्पेस जितने भी डेटा रहेंगे सभी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कैश मेमोरी। आप देखते होंगे कंप्यूटर में कभी कभी किसी चीज़ को टाइप करते हैं तो वो एक्सेस कर लेता है, आपके द्वारा दिया गया डेटा को स्टोर कर लेता है, तो वो होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है ना, काफ़ी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, और ये मतलब काफ़ी फास्ट। आप कभी कभी ध्यान देते होंगे यूट्यूब पर कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो जैसे ही सर्च लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो सर्च लिस्ट पर क्लिक करने के बाद ही जितने भी आपने इससे पहले जो सर्च किया था वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है। या गूगल पर कुछ टाइप तो वो कहाँ पर सेव होता है, वो सभी कैश मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, आप उसे चाहेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। वो आपके द्वारा दिया गया किसी भी इंस्ट्रक्शंस को वो कैश मेमोरी के रूप में वो स्टोर कर लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर बताया गया है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जितने भी मेमोरी होते हैं उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि इन्फॉर्मेशन इज़ द कंप्यूटर्स मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, जिसको बिट्स कहते हैं। बिट्स में क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट्स होती है, जिसको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, जो 0 और 1 के कोडिंग को एक्सेप्ट करता है आपका कंप्यूटर। और उसी 0-1 के कोडिंग को एक्सेप्ट करने में फिर धीरे धीरे जब बढ़ता है तो वो फिर केबी में चेंज होता है, फिर एमबी में चेंज होता है, फिर जीबी में, फिर टीबी में, इस तरह से वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई की अगर बात किया जाए तो जो बिट से भी एकदम छोटा होता है तो वो होता है निबल। यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ये 4 बिट्स मिल करके A1 निबल्स बनता है, और निबल्स और 8 बिट्स को मिला करके एक बाइट बनता है, और उसके बाद फिर वर्ड बनता है, वर्ड के बाद फिर सेंटेंस बनता है, फिर इस तरह से फिर वो सेंटेंस केबी में चेंज होता है। फिर उसको जब 1024 बाइट्स हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 1 मेगाबाइट में चेंज हो जाता है।
अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 8, 16, 32, 48 बिट्स आर मोर, ये सभी क्या हो रहे हैं, ये मतलब एक एक वर्ड्स ये लिखे हुए हैं, नंबर में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस क्या हो रहा है कि 1024 अगर बाइट्स हो जाता है, अगर उसको काउंट करते हैं 1024 बाइट्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, केबी में चेंज हो जाता है, 1 केबी में चेंज होता है। और इसी तरह से अगर वो बढ़ते बढ़ते 1024 केबी अगर हो जाता है तो वो एमबी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। और फिर इसी तरह से अगर वो ज़्यादा और बढ़ रहा है, 1024 एमबी ये हो गया तो 1 जीबी में ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये बढ़ते जाता है, केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, योटा बाइट, लास्ट जो होता है वो योटा बाइट होता है। इसे आप लोग याद कर लेंगे, और याद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 10 सभी में 1024 ही होते हैं। तो 1024 वो बढ़ते अगर जाता है तो वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8969327286। और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार अच्छे से देखेंगे तब आसानी से समझ में आएगा। और उसके बाद आप लोग ये जो रिकैप वाले जो ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं, इसे भी आप लोग फेयर कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसे फेयर कॉपी में नहीं लिखते हैं और बाद में उन्हें रिवीजन करने में दिक्कत होती है, तो आप इसे ज़रूर फेयर कॉपी में लिखेंगे। ये रिकैप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप सिर्फ रिकैप को ही पढ़ करके पूरा चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसलिए आप रिकैप ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे, और इसका फिर क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूँगा। और कहीं पर भी अगर डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।